हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम लोग अकबर के शासनकाल और उसके राज विस्तार, साथ ही साथ उसकी नीतियों के बारे में समझेंगे। वैसे तो अकबर के बारे में आप लोगों ने ज़रूर शुरू से सुना होगा, क्योंकि अकबर जो जितने मुग़ल सम्राट थे उसमें सबसे महान अगर शासक कहा जाता है अकबर को, क्योंकि उसने हिंदू मुस्लिम एकता पर बहुत ज़्यादा काम किया था। उसने भेदभाव बहुत कम किया था और इसने कई हिंदू हिंदू से शादी भी किया था। तो हिंदू से उसने जो हिंदू पर कर लगता था, जैसे जजिया कर लगता था हिंदुओं से, तो जजिया कर को भी उसने वापस ले लिया था। और इस वजह से हिंदुओं के साथ मुसलमान के साथ साथ हिंदुओं को भी अकबर जो शासक था वो काफ़ी पसंद थे। उसके अलावा उसने जितना भी नीतियाँ भी बनाई थी, वो अकबर की नीतियाँ वो भी लोगों के जीवन को काफ़ी अच्छा और फ़ायदेमंद प्रभाव पड़ा था। तो चलो जीवन परिचय को समझते हैं अकबर का, कि अकबर था आखिर था कौन। तो पहले जान लेते हैं, अकबर जो है हुमायूं का बेटा था। ठीक है, हम तुम्हें पता है कि जितने भी मुगल थे उसमें सबसे पहला मुगल शासक था बाबर, और बाबर का बेटा में था हुमायूं, और हुमायूं का बेटा था अकबर। ठीक है, हुमायूं का बेटा अकबर। अकबर के बारे में मैं एक बात बता दूं कि अकबर जो है सिर्फ 15 साल की आयु में ही शासक बन गया था, क्योंकि इसको पिता जो थे अकबर के पिता हुमायूं, उसकी मौत हो जाती है सीढ़ियों से गिर। एक उसका लाइब्रेरी था और लाइब्रेरी के सीढ़ियों से गिर जाने की वजह से हुमायूं का मौत हो जाता है, और इसलिए अकबर को बहुत कम उम्र में, यानी कि 15 साल की उम्र में ही वहाँ का राजा बनना पड़ता है। तो इस वजह 15 साल की उम्र में अगर उतना बुद्धि नहीं था, और इसलिए उसका संरक्षक बैरम खान को नियुक्त किया जाता है। ठीक है, अकबर के साथ बैरम खान था जो उसका संरक्षक था, उसको गाइड करता था कि कैसे करना है काम, क्या करना है। ये बैरम खान उसको गाइड करता था। ठीक है, आगे देखते हैं कि अकबर मुगल वंश का तीसरा बादशाह था। मैंने पहले ही बताया कि तीसरा नंबर में था, क्योंकि हुमायूं का बेटा था, उससे पहले तो बाबर था। ठीक है, तो तीसरा नंबर क्या हुआ, वो अपने पिता हुमायूं की मृत्यु के बाद 1556 ईस्वी में सिंहासन में बैठा था। ठीक है, उसका पिता की मौत हो जाती है। मैंने बताया कि एक लाइब्रेरी था, लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिर जाने की वजह से उसकी मौत हो जाती है, और इसलिए और इस वजह से उसे समय से पहले ही राजा बनना पड़ता था, और उस समय उसके अधीन कोई खास इलाका था नहीं। यानी जब अकबर राजा बना था उस समय उसका कोई खास इलाका भी नहीं था। और उसी वर्ष पानीपत की दूसरी लड़ाई में उसने हेमू पर विजय पाई, और 1526 में ही अकबर का लड़ाई हो गया था हेमू के साथ, और हेमू के साथ लड़ाई हुआ था और पानीपत का दूसरा युद्ध में, और उसने हेमू को परास्त कर दिया। जब हेमू को परास्त कर दिया तो वो गिनती में आने लगा, अच्छे शासक में गिनती में आने लगा। ठीक है, कहता कि हेमू पर विजय प्राप्त की जो अफगानों के सू राजवंश का समर्थक था। ठीक है, अब वह पंजाब, दिल्ली, आगरा और पास पड़ोस के क्षेत्र का स्वामी बन गया। जैसे उसने हेमू को हराया तो बहुत सारा इलाका उसके अंदर में आ गया, तो दिल्ली, पंजाब, ये सब सारा चीज़ रहा जो उसके इलाके में आ गया। उसके बाद क्या होता है कि अगले 5 वर्षों में अकबर ने इस क्षेत्र में अपने राज्य को मजबूत बनाया, सैनिक शासन मजबूत बनाया, लोगों की ज़िंदगी में सुधार लाया, यानी कि हर तरफ हर फील्ड में अपने आप को मजबूत किया। और पूर्व में गंगा यमुना के संगम इलाहाबाद तक की, और मध्य में ग्वालियर और राजस्थान में अजमेर तक अपना राज्य फैलाया। यानी कि इतना बड़ा इलाका में अपना राज्य को धीरे धीरे करके फैलाया अगले 5 वर्षों में। ठीक है, जैसे ही 1526 में हेमू को हराया, उसके बाद अगले 5 वर्षों में इतना सारा काम किया। अगले 20 वर्षों में अकबर ने कश्मीर, सिंध और उड़ीसा को छोड़कर पूरे उत्तर भारत को जीत लिया था। समझ लीजिए, भारत का पूरा उत्तर भारत को उसने जीत लिया था, सिर्फ कश्मीर, सिंध और उड़ीसा को छोड़ के। यानी कि ये जो 15 साल का राजा बना हुआ था, आगे चल के वो काफ़ी महाराजा बन जाता है, और काफ़ी वीरता वाला काम करने लगता है, क्योंकि बहुत सारे राजाओं को उसने परास्त किया था। 1592 ईस्वी तक उसने 3 राज्यों को भी अपने राज्य में मिला लिया। अब रहा ये 3 राज्य जो कश्मीर, सिंध और उड़ीसा, तो ये 3 राज्यों को भी वापस 1592 तक उसने मिला लिया अपने राज्य में। ठीक है, इसके पहले 1581 ईस्वी में उसने अपने छोटे भाई हकीम की बगावत का दमन किया। एक बार 1581 में ऐसा हुआ कि अकबर के छोटे भाई ने ही अकबर के खिलाफ बगावत कर दी, तो इस वजह से उसको अपने छोटे भाई को भी हराना पड़ा। ठीक है, 1581 में, इससे पहले की बात कर रहा हूँ। उसने अपने को काबुल का स्वतंत्र सुल्तान घोषित कर दिया। काबुल जो नाम सुन रहे, ये जो काबुल सुन रहे, ये अफगानिस्तान में है, अफगानिस्तान की राजधानी भी है। तो पहले तो ये सारा जगह
अलग अलग राज्य तो था नहीं, तब जगह के नाम से जानते थे। 10 वर्ष बाद अकबर ने कंधार जीत लिया और बलूचिस्तान पर कब्जा कर लिया, यानी कि बहुत सारे इलाके रहे जिसको अकबर ने अपने बलबूते पर अपने कब्जे में किया, और इस तरह से उसको महान शासक भी कहा जाता है। आगे देखते हैं कि कुशल प्रशासक वो कैसे था और उसने आखिर क्या क्या किया था। तो देखिए, अकबर केवल एक विजेता ही नहीं था, वरन कुशल प्रशासक और साम्राज्य का संस्थापक भी था। ये बात तो हमें पहले पता है कि विजेता था, बहुत जगहों को उसने जीता था तो विजेता कहलाया। उसके अलावा प्रशासक भी था, लोगों के भलाई में भी उसका योगदान काफ़ी अच्छा था। उसने ऐसे प्रशासन व्यवस्था की जो उसने पहले के राज्यों की व्यवस्था से उच्च कोटि की थी। यानी कि पहले जो प्रशासन करना होता था, लोगों के लिए काम करना होता, लोगों की जो नीतियाँ बनाने होते, उससे और उच्च कोटि की नीतियाँ अब बनाने लगा वो। उसका राजतंत्र उसके व्यक्तिगत स्वेच्छाकारी शासक और नौकरशाही पर आश्रित था। उसका उद्देश्य बादशाह के व्यक्तिगत अधिकार और राज्य कोष को बढ़ाना था। तो उसके राजतंत्र भी थे, लोग भी रखे थे ताकि लोगों के अधिकारों को भी देखा जाए। उसके बाद ऐसे काम करना ताकि राज्य का जो आय होता है वो आय बढ़ते रहे। बादशाह के हुक्म को उसने मनसबदार पूरा कर देते थे। आपने एक चीज़ सुना होगा, मनसबदारी प्रथा। मनसबदारी प्रथा अकबर ने ही शुरू किया था। ये क्या मनसबदार क्या होते थे कि वे सैनिकों के सेनापति होते थे, बहुत सारी सैनिक टुकड़ी होते थे और उसके हेड होते थे मनसबदार। अपने साथ वे सैनिक, घोड़ा, हाथी वगैरह रखते थे मनसबदार लोग, और इन्हें महीना महीना में वेतन भी दिया जाता था। ये मनसबदारी प्रथा जो है अकबर ने शुरू किया था। मनसबदारों की 3-3 श्रेणियाँ थी, जिनके मनसब 10 से लेकर 5,000 तक होते थे। यानी कि हर मनसब में, एक मनसबदारी में 10 से लेकर 15,000 उसके अंदर सैनिक होते थे। इन मनसबदारों का वेतन नगद दिया जाता था। उसके ऊपर अंकुश रखने के लिए अनेक नियम बनाए गए थे, और यानी ठीक है, विशेष रूप से सवारों की फर्जी सूची रखने पर हर एक कस्बे में एक सूबेदार रहता था। यानी कि कोई किसी तरह का फर्जी काम न करे, इसलिए हर एक कस्बे में एक सूबेदार, मतलब पुलिस टाइप का एक हेड बना दिया जाता था, ताकि निगरानी किया जा सके, देखभाल किया जा सके, कोई गलत काम तो नहीं किया जा रहा है। जिनको नवाब नाजिम भी कहा जाता था। सूबेदार जो थे उनको नवाब नाजिम भी कहा जाता था। ठीक है, नवाब नाजिम। वह भी अपना छोटा दरबार करता था, जैसे कि तुर्क के अफगान सुल्तानों के राज में होता था। लेकिन अकबर ने सूबेदारों पर अंकुश लगाए और सूबे के वित्तीय मामलों की देखभाल करने के लिए दीवान नामक एक नया अधिकारी नियुक्त किया। यानी कि जो राज्य के जो वित्तीय मामले थे कि कैसे आय आएगा राज्य का, लोगों में किस तरह का व्यय करना है, कि सारा देखभाल करने के लिए एक अलग ही डिपार्टमेंट ही बना दिया था, है ना। और ये डिपार्टमेंट था दीवान। ठीक है, आगे देखते हैं। राजस्व बढ़ाने के लिए राजा टोडरमल की सहायता से अकबर ने भूमि की नाप जोख और पैमाइश कराकर मालगुजारी की नई व्यवस्था की। जो आप सुना होगा, अकबर के वित्त मंत्री थे राजा टोडरमल थे उसके दरबार में। टोडरमल उसके वित्त मामले को देखते थे। उसने क्या किया, टोडरमल के साथ मिल करके ज़मीन वगैरह का मापी करवाया, और मापी करवा के इसमें एक अंदाज़ा लगाया कि कितना लगान वसूलना है, किस तरह किसानों को काम करवाना है। रैयत और काश्तकारों से लगान की वसूली की सीधी व्यवस्था चलाई गई। उपज की तिहाई हिस्सा लगान के रूप में नकद अथवा अनाज के रूप में लिया जाता था, और उसकी वसूली सरकार अफसर करते थे। तो होता था कि किसान, ऐसा सिस्टम बनाया था कि किसान अपनी खेती करते थे, तो खेती का 1/3 भाग, अगर खेत को 3 भाग करेंगे तो एक भाग को उसे राजा का दरबार में किसानों को देना पड़ता था, बस, है ना। तो ये सिस्टम चलता था। उसके बाद आगे देखते हैं कि जो अकबर थे, हमने पहले ही बताया कि अकबर हिंदू के प्रति बड़े अच्छे व्यवहार रखते थे। तो हिंदू के प्रति इसके व्यवहार के बारे में देखते हैं। अकबर ने हिंदू मुसलमान में भेदभाव नहीं किया, इसलिए उसे उदार नीति अपनाई। ठीक है, उदार नीति अपनाई, भेदभाव किसी तरह का किया नहीं। उसने तीर्थ यात्राओं पर लगने वाले जजिया कर को भी समाप्त कर दिया। यानी कि जो हिंदुओं पर लगता था कर, जजिया कर, उसको समाप्त कर दिया, जो केवल हिंदुओं पर लगाया जाता था। ठीक है, उसने हिंदुओं को भी उनके प्रतिभा के अनुशासित पदों पर नियुक्त किया। यानी कि हिंदू लोग भी होते थे, काफ़ी प्रतिभाशाली होते थे, तो उन लोगों को भी बड़े बड़े पोस्ट में अकबर ने अपने दरबार में नियुक्त किया था। ठीक है, अकबर को राजपूतों का समर्थन मिला, और उनकी वीरता के आधार पर अकबर ने अपनी साम्राज्य काबुल से बंगाल तक फैलाया। यानी कि उसने क्या किया, राजपूत लोगों के साथ मिल करके अपने राज्य का विस्तार और किया, और बंगाल तक को अपने राज्य का विस्तार कर दिया।
तो इस तरह से आज का टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। उम्मीद है आप लोग को ये बात समझ में आया है कि अकबर जो थे वो किस तरह से महान कहा जाता था उसको, और आखिर उसने कौन कौन सी लड़ाइयाँ जीती हैं। उम्मीद है आपको सारा चीज़ इस वीडियो में क्लियर हो गया है। मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक को लेकर।